हेलो फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे चैप्टर 2 को देखेंगे, जहाँ पे हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया। कह सकते हैं एम.एन. रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड ही प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इनैक्ट किया इन 1935, यानी 1935 में सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इनैक्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑगस्ट ऑफर देखने को मिलता है। ऑगस्ट ऑफर आता है 1940 में और कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा नवंबर 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसमें दो तरह के मेंबर्स थे, पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स और पार्शियल अपॉइंटेड मेंबर्स। जो पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली अपॉइंटेड लोग होते थे वो एज अ मेंबर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने गए थे। तो जो मेंबर्स होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने जाएंगे ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होंगे, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय द प्रोविंशियल असेंबली। जो प्रोविंशियल असेंबली होती थी इसके जो मेंबर्स होते हैं दे विल इलेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने जाएंगे प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया एज द असेंबली का प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। इसी तरह से हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी सबसे पहली बार मिली थी दिसंबर 9, 1946 को, और यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था इसका। उसी के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको हम अभी प्रेजेंट टाइम में रेफ़र कर सकते हैं हमारे प्रीएम्बल के माध्यम से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो सोशलिस्टिक अप्रोच को लेकर के चलते हैं ये लोग, तो वही चीज़ों की परछाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलती है ड्यूरिंग द मेकिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी बीच में हम ये भी देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका एज अ चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना टाइम लगाया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो उनको टाइम लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949, बट इसको इफेक्ट किया गया 26 जनवरी 1950। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि व्हेन इट वाज अडॉप्टेड एंड व्हेन इट केम इनटू द इफेक्ट। It was adopted on 26 November 1949 and it came into the effect in 26 January 1950। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रपोज करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, और ये माना जाता है कि ये सबसे पहला स्टेप था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ओर। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। इसमें जो मेन प्रिंसिपल्स थे वो ये थे। पहला प्रिंसिपल था उनमें से कि इंडिया एज अ सॉवरेन नेशन होगा और इंडिपेंडेंट नेशन होगा, यानी कि यहाँ के फैसले हम खुद लेंगे, हमारे संप्रभुत्व यहाँ पे ज़्यादा होगी, हम किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिमांड एज अ डोमिनियन स्टेटस नहीं था, हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, और पूर्ण स्वराज के तहत हम यहाँ के एज अ सोवरेन एज अ इंडिपेंडेंट नेशन हम इंडिया को कंसीडर करेंगे। इंडिया एक डेमोक्रेटिक यूनियन होगा जिसमें हर एक लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स होंगे और सबका एक यूनियन होगा, तो यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट होगा अलग अलग लेवल्स पे, हर एक लेवल पे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंश्योर करेगा कि यहाँ के जो नागरिक हैं किस तरह से उनको एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल
जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए, चाहे अगर हम इसमें महिलाओं की बात करें, चाहे इसमें हम बैकवर्ड क्लास की बात करें, चाहे हम माइनॉरिटीज़ की बात करें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बिफोर लॉ। उसके बाद यहाँ पे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन। तो वही चीज़ों को यहाँ पे जिक्र करते हैं कि हमारे सोचने में, हमारे बोलने की हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हम एज अ डेमोक्रेटिक नेशन हम रह रहे हैं यहाँ पे, हमारा देश आज़ाद है। तो ये वही चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया गया। यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो रिलीजन होता है, आप अपने धर्म को कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया खुद को एज अ सेक्युलर नेशन वर्ल्ड में पोर्ट्रे करता है। माइनॉरिटीज़, इंडिविजुअल्स जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ट्राइबल एरियाज से आते हैं, उनको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इस सोसाइटी के अंदर, ताकि वो कदम से कदम मिला करके चल सकें। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, नहीं तो हमारे क्लास डिफरेंसेस जो अभी भी प्रेजेंट है, बट उस टाइम पे कोशिश यहाँ की जा रही थी जो क्लास डिफरेंसेस है उसको कम से कम किया जा सके। तो इसलिए जो बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया के लोग थे उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराने थे और इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए था। चाहे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, चाहे हम प्रोविंशियल असेंबली की बात करते हैं, चाहे हम अपर हाउस, लोअर हाउस या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, हर जगह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस हम बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइबल एरियाज़ को प्रोवाइड करेंगे। इवन जो माइनॉरिटीज़ में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनको भी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर प्लेस हमारे इंडिया को, हमारे देश को इंटरनेशनल कम्युनिटी में मिले। जैसे हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, सेम तरीके से। पर वहीं हम देखेंगे कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 4 महीने लगे बस। 4 महीने के अंदर वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। बट वहीं इंडिया की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लग गया था। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड किया। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिसाइड किया JV मावलंकर ने। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी बनाई गई वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, और जिसका ड्यूटी था कि इनको प्रिपेयर करना था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। और यहाँ पे 7 लोगों को अपॉइंट किया गया। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया। उसके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं N माधवराव की जो स्वास्थ्य थी वो नहीं अच्छी होने के कारण उन्होंने रिज़ाइन किया और उनको रिप्लेस किया BL मित्तर के द्वारा किया गया। उसके बाद TT कृष्णामाचारी थे और इनकी उम्र के कारण 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको रिप्लेस करते हैं DP खैतान। तो ये 7 मेंबर्स थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद उसको इन्फोर्स किया गया। तो 26 जनवरी 1950 की बात है, जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको इफेक्ट में ला दिया गया। क्योंकि हम इस 26 जनवरी का डेट का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जानते हैं, 26 जनवरी का। यहाँ पे अगर हम वापस से एक बार इतिहास में जाए तो हम पूर्ण स्वराज की बात करते हैं इसी दिन 26 जनवरी 1930। बात है लाहौर सेशन की। तो लाहौर सेशन जो दिसंबर 1929 में हुआ था उसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और हमने 26 जनवरी 1930 को हमारा स्वतंत्रता दिवस की तरह घोषित कर दिया था। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको इफ़ेक्ट में लाया गया है 26 जनवरी 1950 में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बस इसी दिन तक रहती है, उसके बाद इसको सीज़ कर दिया जाता है। यानी 26 जनवरी 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट करती है, उसके बाद इसको सीज़ कर दिया जाता है। और इसके सीज़ करने के बाद इंडिया में एक इंतरिम पार्लियामेंट बनती है, जो जब तक नया लेजिस्लेचर इलेक्ट ना हो जाए, यानी 1952 में जब नया इलेक्शन होता है तब तक ये इंतरिम गवर्नमेंट हमारे सेंटर में रहेगी। इसी तरह से हम मेजर कमिटीज़ और चेयरमैन्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे इनको 3 कमिटीज़ दिया गया था। पहला कमेटी दिया गया था यूनियन पावर कमेटी, दूसरा था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तीसरा था स्टेट कमेटी। ठीक है, आप स्टेट से याद रखना, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं करते हैं, हम
सरदार पटेल की बात करते हैं उस केस में हम बात करते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। आप स्टेट्स कमेटी में कंफ्यूज मत होना, कई एग्जाम्स में पूछे जाता है ये क्वेश्चन, डायरेक्टली आ जाता है। सरदार पटेल को जो दूसरी दी गई वो इसमें आप याद ध्यान रख सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स आता है ना। तो यूनियन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स और एक्सक्लूडेड एरियाज़ के बारे में। तो सरदार पटेल को 2 कमिटीज़ का हेड बनाया गया। उसके बाद एक कमेटी का हेड बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इस कमेटी का नाम था रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी एक और कमेटी है उसका इसका हेड बनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस तरीके से ये जो हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कमिटीज़ थी, सातों कमिटीज़ के हमने 7 हेड का नाम देखा। मोस्टली जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसका रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।